सर मेरे सामने क्वेश्चन है, कह रहे जी हाज लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 250,000। मुझे बताए लोन क्यों लेती है कंपनी सर? ताकि उसके सूद की अमाउंट से ज़्यादा की इनकम कमाई जा सके। अगर मुझे एक जगह नज़र आएगा जी मुझे बैंक 10% पे लोन दे रहा है, बट आई हैव दी अपॉर्चुनिटी टू अर्न से 12% इन अ प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँगा? लोन लूँगा या नहीं लूँगा? ले लें सर, आप 10% का लोन लें और इन्वेस्ट कर दें 12% पे, कितने बच जाएंगे आपको? तो मुझे बताएं सर, हमने जो 2.5 लाख का लोन लिया 16% पे, हमारा एम क्या होना चाहिए? इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है? जहाँ 16% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। ठीक है जी। एंड विशेस टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट, विशेस टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन प्रोजेक्ट्स विच एटलीस्ट कवर्स इट द इंटरेस्ट कॉस्ट इन एनुअल टर्म्स। ठीक है जी। नीचे आ रहे हैं सर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज W, X, Y, Z, ये 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं W में पैसा डालूं 1,25,000, ये प्रोजेक्ट चलेगा 6 महीने और 6 महीने बाद मुझे सर 1,36,250 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है जी। एक प्रोजेक्ट होगा, मे भी सर कोई बड़ा ऑर्डर आया होगा फर्नीचर का। ठीक है जी। एक कंपनी के पास, उस कंपनी ने मुझे कॉल की होगी कि जी आप 1,25,000 दें, 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको 1,36,000 दे देंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मैं इन्वेस्ट कितने कर रहा हूँ इसमें? 1,25,000, मुझे मिल कितने रहे सर इसके बाद? सर 136,250। तो बजाय सर मैंने कमाया कितना है इसमें से? 11,250, ये मेरी इनकम है। और इस इनकम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे सर? डिवाइडेड बाय 136,250, ऐसा 125,000 से सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम डिवाइड करते हैं। बताएं सर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या आ रहा है? 9%। तो मैं तो सर इसमें नहीं करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये 9% आपने कमाए 6 महीने में, ये पूरे साल की इनकम नहीं है। तो सर अब क्या करें हम? सर 9% को डिवाइड करते हैं किससे? 6 से। 6 महीने की इनकम है ना, 6 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी? 1 महीने की इनकम। 9 को 6 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1.5% पर मंथ, ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? क्या आ रहा है जी? यह आ रहा है जी कितना? 18%। क्या 18% में पैसा इन्वेस्ट करोगे? हाँ सर करेंगे, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने पैसा लिया कितने पे? 16% पे। लगा कितने पे रहे? 18% पे लगाना चाहिए। हाँ सर, आपने अगर 16% पे बैंक से लोन लिया है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि जहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ वहाँ से आपको 16% से ज़्यादा इनकम मिल जाए। क्लियर? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास सर बात हो गई किसकी? प्रोजेक्ट W की। अब बताएं जी मेरे पास X कितना जी? 70,000 डालें, 77 और 700 ले जाएं। बताएं सर मैं कितना ऊपर लेके जा रहा हूँ? 7,700, ऐसा। और इस 7,700 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 70,000 से। क्या आ रहा है सर? ना, दिस 11% ऑफ इनकम विल बी अर्न इन 12 मंथ्स। हाँ जी, तो ये ऑलरेडी एनुअलाइज्ड है। तो बताएं इस प्रोजेक्ट में पैसे डालें? सर बिल्कुल ना डालें। क्यों सर? क्यों? इस प्रोजेक्ट में आप पैसा डालोगे 16% पे लेके, अगर आप 11% पे डाल रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो सर प्रोजेक्ट X में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर Y में, Y देखें जी सर 26,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 28,080 रुपये आ रहे हैं सर। तो मैं अगर आपसे कहूँ सर मैंने 28,080 रुपये कमाए हैं 26,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद, तो मैंने सर कितने 2,080 रुपये रिकवर किए। कितने महीनों में सर? कितनी इन्वेस्टमेंट पे सर? 26,000। तो मुझे बताएं अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखूं मेरे बच्चों, तो मैंने कितने % इनकम कमाई है? लेकिन ये 8% की इनकम है कितने महीनों में सर? 4 महीनों में। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओगे कि 8% को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? 4 महीनों से, और मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 12 से, तो क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा जी 24%। अब बताएं 24% पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है जी। सर Z कितना जी? 29 और 34,080, ऐसा 34,800 है। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है? 29,000 की। तो सर हमने को गालिबन 5,800 रुपये कमाए, और ये 5,800 रुपये मेरे प्यारे बच्चों कितने की इन्वेस्टमेंट में हमने कमाए? 2,900 की। कितना बनता है ये? 20%। 20% इन हाउ मेनी मंथ्स?
8 महीनों में, तो सर मैं 20% को डिवाइड करूं किससे और फिर मल्टीप्लाई करूं किससे, क्या आ रहा है 30%, तो सर 30%। सर इतना मैसिव इनकम, तो हमें क्या करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक ही प्रोजेक्ट हमें नजर आया जिसमें हमें प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसमें सर, हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, किसमें सर, एक्स में, ऐसा है। बाकी सब में पैसा इन्वेस्ट करना है, इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करना है, इसमें भी इन्वेस्ट करना है और इसमें भी इन्वेस्ट करना है, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी, समझा दी कि यील्ड को एनुअल पे कैसे लेके जाते हैं, ऐसा है। आई होप आप इसको पेपर में ले जाओगे, क्योंकि याद रखिएगा अभी हमने आगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ना है। हमने कई सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें रेट जो निकलेगा वो 6 महीने का होगा, कभी 8 महीने का होगा, कभी 10 महीने का होगा, और हमें उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, साल में। कर लोगे मेरे बच्चों, वेरी गुड सर। बढ़ते हैं जी एक स्टेप आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालोगे और वो हेडिंग होगी जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये वैक का ही चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक चैप्टर भी हमारे कोर्स में, वो नहीं पढ़ा रहा मैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास गौर से सुनना सर, ये हमारी से मिसाल के तौर पर कंपनी है, ये हमारी कंपनी है सर, ये मैं हूं, मैं अपने आप को नाम दे रहा हूं इक्विटी होल्डर। क्या नाम दे रहा हूं, और ये है सर हमारा डेट होल्डर। दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोनों होते कौन है, ठीक है। इक्विटी होल्डर को आप लोग नाम से याद रखते हो शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर को आप कहते हो, आप उसको नाम देते हो शेयर होल्डर, लेकिन असल इसका नाम क्या है जनाब, इक्विटी होल्डर, ऐसा। बेटा आप मेरे मुंह को देखो ही नहीं ना, आप आवाज़ सुनो ना, मुंह को क्यों देख रहे हो यार, क्या आपकी आवाज़ लेट आ रही है, छोड़ दो, जब वीडियो आएगी पोर्टल पे बिल्कुल सही आएगी, टेंशन नहीं लो, 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास जो इक्विटी होल्डर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर, अज्यूम करें वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 150, किसको दे रहा है जी, कंपनी को दे रहा है। किस लिए दे रहा है, मेरा पैसा इन्वेस्ट करो, मुझे कमा के दो। अब सर ये इक्विटी होल्डर कह रहा है सर मुझे रिटर्न चाहिए 16% का, कितने का, मिसाल के तौर पर 16% का रिटर्न चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं इक्विटी होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट कितना है, 16%। क्या ये कंपनी को बताते हैं कि जी मुझे इस रेट पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, कम से कम ये कमा के दो, हाँ, लेकिन इनके बताने का एक तरीका होता है, हमने आगे जाके सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह कंपनी के दरवाजे पे एक बंदा दरवाजा पीट रहा है, हाँ भाई ये 5 लाख लो, मुझे इस पर 20% कमा के दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। ये कम्युनिकेट करता है शेयर होल्डर एक तरीके से, वो हमने आगे जाके सीखना। अभी आप यही ध्यान में रखो कि सुबह सुबह जो है वो शेयर होल्डर पहुंचा, उसने 150 रुपये लिए, कंपनी का दरवाजा पीटा, कंपनी का जो है वो CFO बाहर निकला, उसने कहा ये 150 लो और मुझे इस पर कम से कम 16% का रिटर्न चाहिए, ठीक है जी। CFO ने इस बंदे को गले लगाया, बोला सर इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, आप हमारी प्रायोरिटी हैं, आप ही को कमा के देंगे हम, ठीक है जी। इसके बाद एक और बंदा आया, इसने कहा जी ए कंपनी मैं तुम्हें 100 रुपए का लोन देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं, लोन देना चाहता हूं। इस लोन पे मैं आपसे चार्ज करूंगा 10% का सूद, कितने का। अब बताओ इस कंपनी में कितने इन्वेस्टर्स हैं, 2 इन्वेस्टर्स हैं। एक ने पैसा दिया किस नाम से, इक्विटी के नाम से, दूसरे ने पैसा दिया किसके नाम से, डेट के नाम से। अब यह है कंपनी का CEO, इसने शेयर होल्डर को कहा ए शेयर होल्डर भाई हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि तुम्हें 16% कमा के दें, लेकिन ये याद रखना लॉस भी हो सकता है, चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, क्या पता 16 की जगह हम 20 कमा के दे दें, ऐसा भी हो सकता है कि 16 की जगह 12 कमा के दे दें, ऐसा भी हो सकता है कि तुम मांग रहे हो 16 और हम आपको नेगेटिव 16 दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये याद रखो कि आप रिस्क ले रहे हो। से कहा ठीक है कोई मसला नहीं। ये जो डेट होल्डर है ये है सूदखोर, इसने कहा जी मैं 10% सूद लूंगा। CEO ने कहा नुकसान होगा, उसने कहा फिर भी मैं 10% लूंगा। CEO ने कहा अगर हमने आपके पैसे पे 18-20% रिटर्न कमाया तो, इस सूदखोर ने कहा तब भी मैं 10% ही लूंगा। तो ये सूदखोर जो है वो अपने रिटर्न को फिक्स करके कमाना चाहता है। अब बताएं कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हुए टोटल, 250। कंपनी के स्टेक होल्डर्स कितने हैं,
दोनों की नेचर सेम है? नहीं सर, एक रिस्क ले रहा है, दूसरा रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा। इसलिए आप देखें दोनों के रिक्वायर्ड रिटर्न में फर्क है। रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी होल्डर ले रहा है, तो उसका रिटर्न भी क्या है? ज्यादा है। कौन रिस्क नहीं ले रहा है, कम ले रहा है? डेट होल्डर, उसका देखिए रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है सर? वो 10%। क्या इक्विटी होल्डर, डेट होल्डर कह के मुझे 17% रिटर्न चाहिए, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? मना कर देना चाहिए। क्यों? ओके, एक बंदा आगे रिस्क ले रहा है, उसको हम कह रहे हैं भाई नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ तो 16% नहीं देंगे, रोना मत, अगले साल ज्यादा मांगने नहीं आ जाना। और तुम कह रहे हो नहीं मुझे हर हाल में 17% चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना सूद का रेट हमेशा इक्विटी के रिक्वायर्ड रेट से कम होगा, ऐसा। अब बताएं, कंपनी के सीईओ के पास आ गया 250, कंपनी के सीईओ ने ये नोट सारे मिला दिए, अब 250 रुपए पड़े हुए। इस 250 पे कंपनी के सीईओ ने सालाना कितने पैसे कमाने हैं? कितने पैसे कमाने, मैं बताऊं, इस सीईओ को 150 रुपए पे 16% कमाने हैं, और 100 रुपए पे 10% कमाने हैं। कितना होता है? 24 और कितने कमाने? 34 रुपीज कमाने हैं टोटल कितने पे? तो बताओ सर, 250 पे अगर मैं 34 रुपए कमाऊं तो मुझे कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए? 13.67, 6 के आगे बस 6 है, सीधा सीधा। अब बताएं जी, 13.6% इस कंपनी को कम से कम कमाना है, ऐसा। अब बताएं, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को एक टारगेट पता चल गया कि यार मुझे 13.6% कमाना है, ऐसा है। मुझे बताएं, इस 13.6% को मैं क्या नाम दूं? यह है कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट। कंपनी के पास कैपिटल कितना है? 250। कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल नहीं, पैसा कितना है? 250। इस कैपिटल को कंपनी इस्तेमाल करेगी प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल करने का किराया देना है कंपनी ने। कितना? 34 रुपए, जो कि परसेंटेज टर्म्स में बनता है कितना? अब बताएं, 13.6 को मैं क्या नाम दूं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम दूं? तो सर मुझे एक बात बताएं, ये 16% क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? ये इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट। कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये कंपनी को इतना कमा के देना है, पे करना है, ऐसा। किराए पे घर लेते हो, किराया क्या है आपकी? पे करना है हमने, ऐसा। जिस बंदे ने हमें इतना बड़ा घर दिया है तो टेक्निकली उसने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर वो क्या रिटर्न कमाता है हमसे? अब बताएं सर, ये बंदे ने 150 रुपए दिए, कितना रिटर्न चाहिए इसको? 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, खुद बताओ 10% क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ, तो बताएं 13.6 क्या है? कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा। अब बताएं कंपनी को कम से कम कितना पैसा कमाना है? 13.6%। अब सर कंपनी ने ये 250 रुपए लिए, और मिसाल के तौर पर कंपनी के पास आया प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में कंपनी को 20% का रिटर्न मिलेगा, हमें लगता है 20% का रिटर्न मिलेगा। क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें? हैं, इन्वेस्ट करें सर? करें सर। 20% कमाएंगे, किसको देंगे सर? डेट होल्डर को तो उनका सूद ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। बाकी जो बचेगा किसको मिलेगा? इक्विटी होल्डर को मिलेगा। तो इक्विटी होल्डर को जाके मिलेगा कोई 18-20%, 25%। उसने मांगा कितना था? कोई टेंशन नहीं है सर, कंपनी के पास एक और प्रोजेक्ट भी मौजूद है, थोड़े पैसे उसमें डाल देते हैं, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%। क्या इधर पैसे डालें? हाँ डालें। क्यों? आपको आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पैसा ज्यादा मिल रहा है। फिर एक और प्रोजेक्ट है सर, सी में 12% का रिटर्न है, इसमें पैसा डालें? नहीं डालें। क्यों? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रिटर्न मिल रहा है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताएं सर, इस सीईओ का क्या रोल है? इस सीईओ का क्या रोल है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? इस सीईओ का क्या रोल है? सर इस सीईओ के 2 रोल्स हैं। इस सीईओ को करना क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम रखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम रखना चाहिए। इस सीईओ को
इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढने चाहिए, मार्केट में जाएं, इसको क्या मिले सर, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। ऐसा बैंक ढूंढना चाहिए जो कम से कम रेट पे लोन दे, ऐसा शेयर होल्डर ढूंढना चाहिए जो कम से कम रेट पे पैसा दे दे। तो बताएं सर, इसको एक एंड पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम रखना है, दूसरे एंड पे क्या करना है सर, इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाना है, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है सर, ये जो आपने 13% निकाला ना, इसको कहते हैं वैक, क्या कहते हैं, तो सीसी तो समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये डब्ल्यू ए क्या है सर, व्हाई डू वी कॉल इट वेटेड एवरेज? ना मैं एक्सप्लेन करता हूं। बताओ, शेयर होल्डर क्या मांग रहा है 16%, डेट होल्डर क्या मांग रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल आएगा। कितना निकलता है एवरेज? तो ये 13, तो 13 क्यों नहीं है, 13.6 क्यों है? नहीं सर, असल में 16% की इनकम जो लोग चाह रहे हैं ना, उनके 150 रुपए दिए। 16% वालों का वेट 150 है और 10% वालों का वेट 100 है, तो किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा है सर? 16% वाले का वेट ज्यादा है, इसलिए जो रेट है ना, ये 16% के करीब है, ये 10% के करीब नहीं है। देखें, 10% और 16%, इनका दरमियान क्या है, 13%। ये जो आपने रेट निकाला, क्या निकाला, ये 13.6, तो ये 16 के करीब गया या 13 के करीब, 10 के करीब गया है। इसका मतलब है सर, हमने वेट असाइन किया, ये वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज नहीं है, ठीक है जी। तो सर सिंपल एवरेज निकाल लेते, इसमें मसला ये हो जाता कि हम बैंक से जाके 1 रुपये का लोन लेते 1100% पे, और हमारा वैक क्या हो जाता, आसमान पे चला जाता। और कंपनी ने अगर अपना वैक कम करना है तो क्या करते हम, 1 रुपये का लोन लेते 0% पे, तो हमारा वैक क्या हो जाता, कम हो जाता। नहीं सर, हमने वैक निकालना है वेटेड एवरेज, खाली एवरेज नहीं। अब बताओ, शेयर होल्डर क्या मांग रहे हैं 16%, डेट होल्डर क्या मांग रहे हैं 10%। कंपनी का ओवरऑल रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, क्या 13.6 से ज़्यादा अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहा है पैसा इन्वेस्ट करें? यस सर। कम दे रहा है तो इन्वेस्ट बराबर दे रहा है, तो अगर बराबर पे आप इनकम कमा लोगे तो शेयर होल्डर और डेट होल्डर को उनका रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा, एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा रिटर्न, सीईओ का काम क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम रखना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से। ये बात समझ आती है, बेसिक बात समझ आ गई। इसको पहले कॉपी करो, हम एक स्टेप आगे बढ़े सर। अच्छा, वैक क्या एनुअलाइज रिटर्न है? हाँ सर, पूरे साल का रिटर्न है ना। अच्छा बताओ, प्रोजेक्ट के रिटर्न अगर सर आ रहे होते 20% वो 6 मंथ्स 8 मंथ्स, तो हमें इसको क्या करना पड़ता, एनुअलाइज करना पड़ता। क्लियर है? 13.6 रिपीट कर दें, क्या है ये 13.6? कंपनी का 250 रुपये यूटिलाइज करने की कॉस्ट है। कंपनी 250 रुपये पे 13.6% के हिसाब से शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को कमा के देगी। इससे ज़्यादा कमाएं तो खुश रहेगा, कौन खुश रहेगा, शेयर होल्डर। डेट होल्डर को क्या हम ज़्यादा देंगे कभी, नेवर, तो 10% ही देंगे हम, ठीक है जी। बढ़े आगे। अब दोस्त छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ सर, एक इक्विटी होल्डर ने, एक बंदे ने अपने घर से लिए पैसे 100 रुपये, और 100 रुपये ला के ना इसने टमाटर ख़रीद लिए। क्या ख़रीद लिए? टमाटर ख़रीद लिए। इस बंदे ने 100 रुपये बिजनेस में डाल दिए, ठीक है जी। और टमाटर कहाँ पड़े हैं इस वक्त? ठेले पे, ठीक है जी। और सर हमारे पास अज्यूम करें 100 रुपये लेके एक बंदे ने सर टमाटर ख़रीदे और इस ठेले पे डाल दिए, ठीक है। सर दिन के इख्तिताम पे इस बंदे ने ये सारे टमाटर 120 रुपये में बेच दिए। कितने में? तो अब अगर कोई इस बंदे से कहे कि तुम्हारी इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्या जवाब देगा? 100 रुपये या 120 रुपये? नहीं सर, ये कहेगा मेरा 100 रुपये का कैपिटल था और अब मेरे पास 20 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया, तो मेरा अब टोटल कैपिटल कितना हो चुका है? 120। अब बताओ, कल ये बंदा जब टमाटर ख़रीद के लेके आएगा तो ये 100 रुपये के ख़रीद सकता है या 120 के भी ख़रीद सकता है? सर इस बंदे ने 120 रुपये के टमाटर ख़रीद लिए, पैसे घर लेके नहीं गया। अब बताएं सर, हमारे पास टमाटर थोड़े से ज़्यादा होंगे, हैं या नहीं है? तो मुझे बताएं सर, शेयर होल्डर अगर कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं आता, क्या आते हैं साथ में?
कंपनी के सारे रिजर्व्स भी, क्या चीज, कौन से रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। मनुष्यों रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, वो प्रॉफिट है जो कंपनी का शेयर होल्डर अपने घर लेके नहीं गया, तो सर उसका ऐसा है या नहीं है। तो अब बताएं सर, अगर मैं कहूं कि जनाब मेरे पास इस बंदे की इन्वेस्टमेंट 100 रुपये 120 है, 120, तो मुझे बताएं सर, अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं आप, उसमें आपको शेयर कैपिटल भी नजर आता है, रिटेनिंग भी नजर आता है, रिजर्व्स भी नजर आते हैं, आपसे पूछा जाता है जी कि कंपनी के शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है, तो खाली शेयर होल्डर के कैपिटल की फिगर कोट करूं या नीचे वाली फिगर्स भी उसमें ऐड कर दूं, सारे रिजर्व्स लेंगे आप। ये बात समझ आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, मैं आपको दे रहा हूं सर एक छोटा सा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कंपनी का शेयर कैपिटल है जनाब 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। मेरे पास सारे रिजर्व्स ये हैं जी 25,000 रुपए के, ठीक है जी। मेरे पास सर लॉन्ग टर्म डेट है 50,000 रुपए का, ठीक है जी। सर कंपनी के शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट, कंपनी के शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट का मतलब कितना पैसा मांग रहे हैं सर, शेयर होल्डर जो रेट मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं जी 12%। इसको हम आइंदा के बाद क्या कहेंगे, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये कौन सा कॉस्ट है जो के से शुरू हो रहा है, याद रखना भाई, कुछ चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफाइंड है ऐसे ही, ठीक है जी। तो के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर क्या मांग रहा है 12%, किस पैसे पे ना जी, वो मांग रहे हैं 1 लाख। अभी बताया कि जनाब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, पूरे 1,25। उसने कहा जी 1 लाख तो मैंने इन्वेस्ट किए थे, फिर कंपनी ने पिछले सालों में 25 कमाए मेरे पैसों में, मुझे दिया थोड़ी, वो तो पड़े हुए कंपनी के पास, तो वो भी मेरे। तो बताया मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल 1,25, मुझे उस पर कितना चाहिए 12%। तो सर डेट होल्डर ने कहा कि हमें चाहिए 8%। अब बताएं कंपनी को अपने टोटल पैसे पे कितना रिटर्न कमाना है, कंपनी का वैक कितना, जरा निकाल के दो शाबाश। 10 पॉइंट, बिल्कुल सही, 10.86 इज द राइट आंसर। कैसे निकाला जी 10.86, मैंने कहा जी मैं 1,25,000 रुपए शेयर होल्डर के हैं मेरे पास, और इस पे उनको चाहिए कितना रिटर्न 12%। इसके अलावा 50,000 रुपए पे हमें रिटर्न चाहिए कितना जी 8%, ऐसा। और कंपनी को ये सारा रिटर्न कमाना है 1,25,000 प्लस इतने सारे कैपिटल पे, बताएं कितना आ रही 10.86%। अच्छा इन दोनों का एवरेज निकालो तो 10 निकलता है ना, 8 और 12 का, तो 10.86 क्यों आ रहा है। अच्छा अब बताएं कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है 175,000। मैं कैपिटल अकाउंटिंग वाला नहीं पूछ रहा, कंपनी के पास टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है इस्तेमाल करने के काबिल 175, ये कंपनी का कैपिटल है, ठीक है जी। इसमें इक्विटी कितनी है 125, इसमें डेट कितना है 50,000। ये बात समझ आती है। अच्छा जी, अब हम बड़ी क्रूशल डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगले 8 से 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालें, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है जी। हमने वैक को हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीज, रिक्स, कौन सा रिक्स अच्छा जी, अब गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। जी मेरे प्यारे बच्चों, कोई सवाल किसी का, पक्का। अब सुने जी, मिसाल के तौर पर सर मैं एक बैंक में घुसता हूँ, ठीक है जी, और उस बैंक में एक बंदा मौजूद है जिसके नाम के आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट मैनेजर। क्या नाम, क्या लिखा है, मैं बैठ गया उसके पास, मैंने कहा यार इन्वेस्टमेंट मैनेजर भाई,
मसला ये है कि पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है, इस्तेमाल करना नहीं। 25,000 को क्यों लिया, रिपीट कर दें। आए 135वीं दफ़ा रिपीट करें। 25,000 इसलिए लिए कि सर एक दफ़ा आप किसी बंदे को लाख रुपए दें और वो आपको कहेगा जी आपने 25,000 रुपये लाख पे कमा लिए। आपने कहा अपने पास रखो, भी मुझे नहीं चाहिए। कितने पैसे आपके उसके पास पड़े हुए? 1 लाख या 1,25? 1,25। ऐसा। अब बताओ अगली दफ़ा जब आप रिटर्न मांगोगे तो 1 लाख पे मांगोगे या 1,25 पे मांगोगे? 25 पे मांगोगे, तो इसलिए 25 उसमें ऐड करने। डन है जी। चलें जी। तो याद रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे इक्विटी कितनी है, तो इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं आता, बाकी सारे रिजर्व्स भी आते हैं। डन। अच्छा जी, हम बैठे हुए जी बैंक के एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के सामने, और हम उसको कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर भाई पैसा बहुत है लेकिन यार देखो कमाना नहीं आता। तो उसने कहा जब कमाना नहीं आता तो पैसा बहुत कैसे? हमने कहा यार अच्छे टाइम पे हम टीचिंग करते थे, बहुत पैसा बना लिया, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आता वाता तो है नहीं। उसने कहा आप पढ़ाते क्या थे? हमने कहा हम पढ़ाते थे स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। हमने कहा अभी बातें छोड़ो, हमें बताओ यार पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। उसने कहा जी देखें सर, आप पैसे पे रिटर्न कमाना चाहते हैं। मैंने कहा जी। उसने कहा देखें सर, सिर्फ रिटर्न नहीं है, रिस्क भी है। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा पैसे के डूब जाने का खतरा। अब उसके सामने बैठे ही हमारा खून खुश्क हो गया कि हमने इतने मेहनत से जो है ना वो बच्चों के पैसे रोके हैं, ठीक है ना, रिफंड नहीं दिए हैं, अब ये पैसा करेंगे हम, ठीक है जी। तो हमने उससे कहा कि यार देखो मसला ये है कि वैसे ही एक बदवा चल रही है, ये बच्चों के पैसे हमने रिफंड नहीं दिए, पैसे वो ही है। तो उसने कहा सर आप एक काम करें, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डाल दें। किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मैंने कहा क्या मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी? उसने कहा आप गवर्नमेंट को उधार दे दें। मैंने कहा मैं इन गधे के बच्चों को, जो मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा वैसे, ठीक है, ये मैं मतलब कह रहा हूँ उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से, जो है ना वो स्टेट बैंक के लोग हैं, ऐसे ये मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है जी। तो नहीं, मैं कोई गवर्नमेंट क्या वीगो वाले चला रहे हैं? अच्छा, मैं समझा सियासी गवर्नमेंट चल रही है मुल्क में, वीगो वाले तो अपने भाई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर मैंने उसको कहा गवर्नमेंट को पैसे दे दूं उधार। उसने कहा सर गवर्नमेंट को आप पैसे देंगे ना, आपको मिलेगा 10% का रिटर्न। अच्छा, ये रिटर्न आज के रिटर्न्स नहीं है, आज के रिटर्न्स ठीक ठाक डिफरेंट है ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रिस्क? उसने कहा 0%। मैंने कहा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरदारी और शहबाज शरीफ को पैसे देने तो पैसे नहीं डूबेंगे? उसने कहा जी सर नहीं डूबेंगे। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? उसने कहा सर इनके पास नोट छापने की मशीन है। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपने सही की। उसने कहा सर देखें आपके पैसे देने होंगे, नोट छाप के दे देंगे। तो उसने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? 0%। उसने कहा गारंटीड रिटर्न है कि आपको 10% मिलेगा। मैंने कहा ये आपने अच्छी बात की कि 10% मिलेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता हूँ। उसने कहा सर मुझे पता था आप लालची हो। तो उसने कहा सर आप एक काम करें, आप थोड़े से ना अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लें। मैंने कहा जी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लूँ, ये क्या है? उसने कहा जी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं। मैंने कहा बॉन्ड वो प्राइस बॉन्ड? उसने कहा नहीं सर देखें, जब कंपनी को लोन चाहिए होता है ना तो कंपनी बैंकों से लोन लेती है, ठीक है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल है बेटा, ठीक है जी। लेकिन अगर नोट छापेंगे तो करेंसी की, वो करेंसी की वैल्यू गिरे, भाड़ में गया, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये याद रखना। इवन गवर्नमेंट से कोई चीज़ रिसीवेबल होती है ना तो हम उसमें बैड डेट्स बुक नहीं करते। क्यों? तो हम कहते हैं नहीं यार मिलेंगे मिलेंगे, पैसे 100% मिलेंगे। एनीथिंग रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट इज 100% सॉवरन, वो मिलेगा, आप डूबेगा नहीं, ठीक है जी, ये हमारी अजम्पशन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैंने कहा जी कॉर्पोरेट से कहा सर बड़ी बड़ी कंपनियों को जब लोन चाहिए होता है ना वो बैंकों के पास जाते हैं, जब बैंक लोन देने से मना कर देते हैं तो वो पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं? तो उन डिबेंचर्स को उर्दू जुबान में बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा आप अच्छी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदें। मैंने कहा व्हाट इज मेंट बाय अच्छी कंपनी? उसने कहा सर AAA रेटेड बॉन्ड्स खरीदें। मैंने कहा यार ये क्या होता है, AAA रेटेड क्या है? उसने कहा सर इसके पीछे एक कहानी है और आपने बहुत सुकून और तमीज़ से सुननी है क्योंकि आपके एग्जामिनर ने ये रेटिंग के वर्ड्स इस्तेमाल करता है पेपर में, ठीक है। मैंने कहा ज़रा मुझे बताओ AAA क्या होता है? उसने कहा सर देखिए बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं
वो बैंक से लोन लेने जाती हैं, बैंक किसी को 10% कहता है, किसी को 15% कहता है। मैंने कहा क्यों? बैंक के सबको एक रेट पे सूद नहीं देता है, बैंक सबको एक रेट पे सूद नहीं देता, नहीं देता। आज मैं लोन लेने जाऊं ना तो बैंक मुझे कहेगा यार आपको लोन मिल रहा है 12% पे। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये बच्चा जाए लोन लेने तो इसको लोन मिलेगा 10% पे। अच्छा, मैं क्या, मैंने कहा भाई क्यों भाई, हमें क्यों, हमें कांटे हैं क्यों, हमें 12% क्यों, इसको 10% क्यों? उसने कहा सर आपकी इनकम ना हवाई है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसकी इनकम स्टेबल है तो इससे हमें डर कम है, तो हम इसको 10% पे लोन देंगे आपको। अच्छा, अब इसी में मिसाल के तौर पर उठ के चला गया वो कोने वाला भाई हमारा, बैंक ने कहा आपको 20%। तो इसने कहा क्यों भाई? उसने कहा सर आप मशहूर ज़माना लोन खा के भागने वालों में से एक हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने कहा यार ये आपको कैसे पता चला? उसने कहा सर हमें ये पता चला आपकी क्रेडिट रेटिंग से। किससे? अच्छा, ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है ये अब गौर सुनना। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज जाती हैं क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के पास। किसके पास? क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, और कहती हैं जी हमारा मुआयना करें और हमें बताएं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज पाकिस्तान में 2 ही हैं, एक का नाम है JCRVIS, पूरा इसका फुल फॉर्म अल्लाह को पता है और इनको पता है। ये एक जापान की कंपनी है, जापान क्रेडिट रिव्यू करके कुछ है, ठीक है। और दूसरी कंपनी है पाकरा, ये पाकिस्तान करके कुछ है, ठीक है जी। ये 2 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज की क्या करती हैं, क्रेडिट रेटिंग करती हैं। हम जाते हैं इनके पास, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी कंपनी बुलवाते हैं, सारे की मैनेजमेंट से मिलवाते हैं, उसके बाद ये हमें देती है रेटिंग। क्या देती है? क्या देख के देती है? आपका पास भी, आपका फ्यूचर भी, दोनों को देख के आपको रेटिंग असाइन करती है। AAA का क्या मतलब है? AAA का मतलब ये, ऐ लोगों इस कंपनी को पैसा दे दो नहीं डूबेगा, इस कंपनी को पैसा दे दो नहीं डूबेगा, दिस इज एज गुड एज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है जी। AAA रेटेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? AAA रेटेड कंपनीज क्या हैं? बेहतरीन। तो उसने कहा जनाब आप ऐसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीद लें जिसकी रेटिंग क्या हो। अच्छा, फिर सर इससे कम रेटिंग को क्या कहते हैं हम? AA+। ये AA तो समझ में आता है, प्लस क्या है? इसका अगला मूव AAA की तरफ है। कंपनी अच्छी है, हाजिर में बहुत अच्छी है, फ्यूचर में और अच्छी होने वाली है। हाजिर में अच्छी है, फ्यूचर में और अच्छी होगी इंशाल्लाह, AAA बन जाएगी। AA न्यूट्रल, इसका क्या मतलब है? करंटली AA आगे जाएगी या पीछे जाएगी ये हम नहीं कह सकते। AA-, आज तो AA, लेकिन थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इसकी रेटिंग क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो उसने कहा आप एक काम करें, आप AAA रेटेड बॉन्ड्स में पैसा डाल दें, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको रिटर्न मिल जाएगा कोई 11% का। कितने का? 11% का, लेकिन 0.5% चांस है कि पैसा डूब भी जाए। 200 कंपनीज में से एक डूब भी जाती है, इवन AAA होते हुए भी, बहुत अच्छी कंपनी होते हुए भी क्या हो जाती है? ऐसा क्यों? क्या AAA रेटेड को जलजला आने की सूरत में इम्यूनिटी हासिल है? नहीं, जलजला आया डूब गया जी AAA तो सब कुछ तबाह हो गया, सैलाब आ गया जी, गोदाम में सैलाब घुस गया, ठीक है जी, और सारी जो है वो इन्वेंट्री ख़राब हो गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ऐसा हो सकता है ना, नेचुरल डिजास्टर कैटास्ट्रोफीज आ सकती हैं, तो AAA भी डूब सकता है। तो सर हमने कहा अच्छा, मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क भी क्या है? उसने कहा आप एक काम करें सर। मैंने कहा यार नहीं यार, थोड़ा और। उसने कहा फिर आप एक काम करें, आप जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ में पैसा डाल दें। किसमें? इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या है? उसने कहा सर BBB रेटिंग अगर किसी कंपनी की होती है ना तो हम उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड, BBB तक। AAA क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। AA- क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। AA न्यूट्रल क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। AA- क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। A क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। BBB तक क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यानी सर ये सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करने के काबिल हैं। तो उसने कहा जी आप जो है ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड में पैसा डाल दें। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज कौन सी हैं? उसने कहा सर PSO है, ये एंग्रो टाइप की कंपनीज हैं, आप इसमें पैसा डाल दें, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या पैसा कैसे डालूं? उसने कहा सर आप इसके बॉन्ड्स खरीद लें, डिबेंचर्स खरीद लें, आपको रिटर्न मिल जाएगा 13-14% का, लेकिन सर 2-1.5% चांस है
कि ये पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार कुछ और अच्छा सामान दिखाओ यार, तुमने तो अभी तक जो है ना वो मतलब हल्के हल्के सामान दिखाएं। उसने कहा अच्छा फिर आप एक काम करें, आप जंग बॉन्ड्स में पैसा डाल दें। कहाँ डाल दें? कौन सा बॉन्ड? जंक बॉन्ड। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा सर ये जो है ना बॉन्ड हम देते हैं एक दुआ के साथ, अल्लाह करे आप पैसा इन्वेस्ट करें और आपको मिल भी जाए। यानी सर पैसा डूबने का ठीक ठाक खतरा है सर। जंग बॉन्ड्स में सर पैसा डूबने का कोई 10% के करीब खतरा होता है। हर 100 में से 10 कंपनीज ऐसी होती हैं जो जंक कंपनी। तो जंक क्या होगा जी? BBB से नीचे रेटिंग वाली कंपनीज, उनको हम क्या कहेंगे? BBB तक की कंपनीज को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। उसने कहा सर कोई ऐसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी हो जो बिल्कुल ही खत्म शुद्ध हो, आप उसमें पैसा डाल दें, सर यहाँ आपको तकरीबन कोई 18-20% का रिटर्न मिल जाएगा। आपने कहा हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार थोड़ा और चाहिए हो तो। उसने कहा आप जो है ना इक्विटी में पैसा डाल दें। किस में डाल दें? किसी कंपनी के बॉन्ड्स ना खरीदें, शेयर खरीद लें। मैंने कहा इसमें? इसने कहा या तो आप आर हो जाएंगे या आर पार हो जाएंगे। ठीक है जी। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर आप इसमें कमा सकते हैं अप टू 50% इनकम, लेकिन सर 25% पैसा डूबने का भी खतरा होता है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हैं जी? ये सारी चीज़ें देखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है किस पे? आपके रिस्क एब्जॉर्ब करने की ताकत पे। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे टाइप का बंदा हो, आज से 15 साल पीछे चले जाओ, मैं क्वालिफाई हुआ हूँ नया नया, पैसा आना शुरू हुआ है, पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ रहा है, मैंने सोचा इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे बच्चे बच्चे बड़े होंगे 20-22 साल के हो जाएंगे तो तब हम निकालेंगे, अभी तो डाल दो। कहाँ डालें पैसा? इक्विटी में डालें। कभी आर कभी पार, कभी आर कभी पार को 20 साल बाद अच्छा खासा पैसा बन गया होगा। जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म व्यू से पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो कभी भी पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता। वो किस में करता है? इक्विटी में पैसा डालता है, शेयर्स खरीद लेता है किसी कंपनी के। व्हाट इफ के सर पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर 60-65 साल की उम्र हो गई है, अब जो पैसा रखा है वो बुढ़ापे के लिए रखा है, कफन दफन के लिए रखा है, तो उस पर जुआ खेलोगे? हैं? नहीं सर। क्या करेंगे उसमें पैसा? हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल दो, थोड़ा बहुत सूद खाओ, ठीक है जी, ताकि आप जैसे ऊपर पहुँचो तो फ़ौरन से गर्म सीख जो है ना वो आपको, ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी जिस जगह पैसा इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, ऐसा। अब बताएं इसमें की टर्म्स याद रहेंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिस्क क्या होता है? 0%, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। ऐसा AAA क्या गवर्नमेंट है? नहीं सर, AAA गवर्नमेंट जैसा है लेकिन गवर्नमेंट नहीं है सर। AAA में भी डूबने का चांस है, स्लाइड सा चांस है डूबने का, लेकिन AAA आपको रिटर्न देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा सा ऊपर। फिर AAA के बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अप टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ में डाल दो, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब है इसमें फेल होने के चांसेस कम है, 2-2.5% चांस है कि कंपनी फेल हो जाए, अदरवाइज आपको रिटर्न देगी, को 13-14% का रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन सर अगर मैं ऐसी कंपनी में पैसा डालूं जो जंक बॉन्ड्स हैं, कचरा कंपनीज हैं, उसने कहा वहां आपको या तो रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा या क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ऐसा। लेकिन उसने कहा प्यारे भाई अगर आप इक्विटी में पैसा डालेंगे तो आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है जी, लेकिन आपके डूबने का भी ठीक ठाक खतरा। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ कि इक्विटी का एवरेज रिटर्न से 24% है, गौर तो सुनना, तो बताओ इक्विटी होल्डर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में कितना प्रीमियम कमा रहा है? 14% का प्रीमियम कमा रहा है। कैसे? 24 और 10 का फर्क कितना है? तो मैं कह रहा हूं जी इक्विटी होल्डर जो है ना वो 14% प्रीमियम कमा रहा है। क्यों? फॉर टेकिंग रिस्क, ऐसा, फॉर टेकिंग रिस्क, ऐसा। फिर मैं आपसे कहूं जनाब ये इक्विटी होल्डर से मिसाल के तौर पर AAA के मुकाबले में, सॉरी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मुकाबले में, AAA रेटेड बॉन्ड्स के मुकाबले में कितना प्रीमियम कमा रहा है? क्या जवाब दोगे? 13%। सर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ के मुकाबले में कितना प्रीमियम कमा रहा है? सर ये जंग बॉन्ड्स के मुकाबले में कितना प्रीमियम कमा रहा है?
आपने पेपर में सिर्फ ये देखना है कि इक्विटी होल्डर का प्रीमियम किससे कंपेयर किया गया। ऐसा वो आपको कहेगा जी डेट होल्डर का रिक्वायर्ड रेट है 6% और इक्विटी होल्डर 4% प्रीमियम मांग रहा है, इसका मतलब क्या है 10% मांग रहा है वो, ऐसा है। ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। प्रीमियम क्यों पे किया जाता है? रिस्क एब्जॉर्ब करने के लिए। ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, इसको पूरे को कॉपी करो, कुछ सवालात करते हैं जी। अप टू ट्रिपल बी, सही, ट्रिपल ए इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही है। देखो अप टू ट्रिपल बी सिक्योरिटीज क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ट्रिपल बी से नीचे जो है ना वो अब फिर जो है वो जंग शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रिपल बी तक यानी ट्रिपल ए भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, डबल ए प्लस भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, डबल ए भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, डबल ए न्यूट्रल भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, माइनस भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। जी मेरे बच्चे, नहीं मैं कह रहा हूँ हाई यील्ड ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है जी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और भी हैं, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। मैंने इसके आगे लिखा ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ट्रिपल ए का मतलब क्या है? एज गुड एज गवर्नमेंट बॉन्ड, लेकिन अभी भी ये गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? अभी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड आमतौर पे कहा जाता है किसको? ट्रिपल बी को। यार इतना कम हो कि ट्रिपल बी से नीचे ना हो, ठीक है जी। अच्छा आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो ना जैसे म्यूचुअल फंड्स में, तो वो आपको कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज से नीचे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इससे आपको क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है कि मेरा पैसा किसी जंक बॉन्ड में पैसा नहीं डाला जा रहा है, किसी गलत जगह पे नहीं डाला जा रहा है, ठीक है जी। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या हराम है? इस पर हम बात करेंगे काफ़ी आगे जाके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, सूद का हिसाब किताब रखने वाला, रखवाने वाला, उस पर गवाही देने वाला, ये सारे दोज़खी हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है। तो नहीं, मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, तो हमें एटलीस्ट अल्लाह की तरफ से ये सेफ्टी है कि मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप बचें इससे, ठीक है जी। आप बचें इससे, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। कोशिश करेंगे आप हद्दुल इम्कान जो है उससे दूर रहें, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग में, इस्लामिक बैंक में पैसा रखना, ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत बहस है यार, ठीक है जी, बहुत बहस है। इस्लामिक पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन धंधा क्या है? बैंक डिपॉजिट में रिस्क होता है, हाँ बिल्कुल होता है। बैंक डिपॉजिट में रिस्क आमतौर पे बहुत कम होता है। क्यों? बैंक अगर डूब जाता है ना, डूब जाता है अगर बैंक, तो पीछे कौन बैठा हुआ है? स्टेट बैंक बैठा हुआ है, वो हेल्प के लिए आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि बैंक पे लॉसेज हुए लोगों को, हिस्ट्री रही है पाकिस्तान, ठीक है जी, कि आपके डिपॉजिट के पैसे थे रोक दिए, 8 महीने पैसे ही नहीं मिलना। आपको याद है ना बैंक इस्लामी में सीन हुआ था लोगों के, उसमें सॉरी KSB बैंक में, खादिम अली शाह बुखारी बैंक के अंदर लोगों के डिपॉजिट 6-8 महीने फंसे रहे। खैर बाद में मिल तो गए, लेकिन जलील बहुत हुए वो। अच्छा जी, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने मुझे सॉल्व करके देना है। और सवाल है आपकी स्क्रीन पे, यार मैंने आपसे उस दिन एक इल्तिजा की थी, और आई होप एक उस्ताद की हैसियत से मैं आपसे ये दोबारा आज इल्तिजा कर रहा हूँ। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए होमवर्क बनाता हूँ, उसको आपने साइड पे नहीं रखना, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे निकाला? मुझे एक बात बताएं, इक्विटी का पैसा कितना है? इक्विटी होल्डर्स का पैसा कितना है? वो कितना रिटर्न मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं 8% ओवर इंटरेस्ट। 8% क्यों मांग रहे हैं? ज्यादा रिस्क ले रहे हैं सर वो। तो सर इनका टोटल रिटर्न कितना हो गया जी? 20%। फिर सर 1.5 लाख रुपए, ये कितना रिटर्न मांग रहे हैं जी? 12%। सर मेरे पास टोटल कितना हो गया जी? सर मेरे पास ये हो गया जी 4 लाख रुपए का कैपिटल। अब एक बच्चा कहेगा 4 लाख कैसे आया, तो ऐसे लिख देते हैं। अब बताएं जी, कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 17%। ऐसा? अब आइंदा के बाद एग्जामिनर अगर आपसे ये कहेगा जी हमारे पास, स्क्रीन आ रही है भाई मेरे प्यारे बच्चों,
सर ये क्लियर हो गया, ये कर लोगे, एक स्टेप और आगे जाए हम जनाब। डन, कोई मसला है इसके अंदर? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों अपने पास हेडिंग डालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, देखिए एक कंपनी के पास, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों, एक कंपनी की ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पे एक तरफ है जी फिक्स्ड एसेट्स से 400 रुपए के, और करंट एसेट्स हैं जी से 150 रुपए के। टोटल कितना होगा जी? 550 रुपये। ऐसा, अब मैं आपसे कहता हूं जनाब मेरे पास इक्विटी है जी मेरे पास 300 रुपये की। कितनी जनाब? 300 रुपीज़ की। ठीक है जी। सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट ये है से मिसाल के तौर पर 200 रुपये का, और मेरे पास है सर शॉर्ट टर्म डेट ये है से मेरे पास सर 50 रुपये का। ये कितने होंगे जी टोटल? 550। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने, रिसोर्सेज एसेट्स कितने हैं, क्या जवाब दोगे? 550 रुपए के। कितने के? 550 रुपए के एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स 550 के हैं या नहीं है? लाया कौन है? कुछ दिए शेयर होल्डर्स ने, ठीक है जी। क्या सोच के दिए, क्यों दिए? रिटर्न मिलेगा। शेयर होल्डर को रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। डन। सर लॉन्ग टर्म डेट ये किसने दिया है? बैंक ने दिया है। डेट होल्डर्स ने दिया है। डेट होल्डर हम कहते हैं बैंक को, ठीक है जी। ये क्यों दे रहे हैं पैसे जी? कंपनी के मामा के पुत्र हैं? नहीं सर, इनको हमने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। हाँ भाई, शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए? 300 नजर आ रहा है ना, 300। डेट होल्डर ने कितने पैसे दिए? 200। टोटल कितने हो गए? लेकिन कंपनी के पास तो एसेट 550 के, बाकी कहां से आया? सर बाकी है शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट में आमतौर पे शॉर्ट टर्म डेट के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। कौन होते हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स। कौन होते हैं बताओ? ट्रेड क्रेडिटर्स आपको जब उधार पे सामान देते हैं तो आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं, इन्वेंट्री बढ़ जाती है आपकी, ठीक है जी। दूसरी तरफ आपका शॉर्ट टर्म डेट आ जाता है बैलेंस शीट पे। क्या इस पे आपने को सूद देना है? नहीं सर, इस पे हमने कोई सूद नहीं देना। तो मुझे एक बात बताएं, आपके पास कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं? 3। 2 पे आपने कुछ ना कुछ पे करना है डिविडेंड की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में, और 1 पे आपने कुछ भी पे नहीं करना। सर ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिस पे आपने कुछ ना कुछ पे करना होता है ये कहलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताओ कोई कैपिटल एम्प्लॉयड को डिफाइन करेगा? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? अ सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट कैरी द कॉस्ट, जिस पे आपको या तो डिविडेंड देना है इस पैसे पे या आपको इंटरेस्ट देना है। फिर ये क्या है सर मेरे पास? ये क्या है मेरे पास सर? ये है मेरे पास सर कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या मतलब सर कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस? सर ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिस पे आपने कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी। सर आपने जो ट्रेड क्रेडिटर उसको आपने ना सूद देना है ना डिविडेंड देना है, सर आपने उसका ओरिजिनल पैसा ही उसको वापस करना है। ऐसा आपने सर एक किलो टमाटर उठा के लिया 100 रुपए के, आपने शाम में उसको कितने पैसे देने? 100 रुपये ही देना। आपने उसको 101 नहीं देना, 102 नहीं देना। ये बात समझ आती? अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ जी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है और कॉस्ट ऑफ डेट 12% है, तो इस कंपनी का वैक कैसे निकलेगा? हैं क्या करेंगे हम? वैक में क्या इस्तेमाल करेंगे? सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 300 रुपए पे 16% का रिटर्न देना है और 200 रुपए पे 12% का रिटर्न देना है, डिवाइडेड बाय सर 300 प्लस 200। ऐसा कितना आता सर? 14.4%। ऐसा है।
ये बात समझ आती है? तो बताएं हम वैक किसके लिए निकालते हैं, इंटायर सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए या सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। अब एक सवाल उठता है, व्हाट इफ के शॉर्ट टर्म डेट के अंदर बैंक ओडी भी शामिल हो? अब बैंक ओडी पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है? यस सर। अगर हो तो सर फिर वो भी क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो भी क्या बन जाएगा? तो बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या है? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन मैंने आपको यह बताई कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? नहीं, मैंने क्या बताया सर? एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट कैरीज अ कॉस्ट। ऐसा अ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, आपने कंपनी ने पैसा पे करना है। ऐसा जी, ये बात समझ आती है? चलिए जी एक सवाल हम सॉल्व करते हैं, अगर कॉपी कर लें आप लोग तो। जी मेरा बच्चा, अच्छा जी आपके कमेंट्स मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था रिकॉर्डिंग प्रीमियम। अच्छा मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ क्लास के एंड पे। सर अगर स्टैंडर्ड में शॉर्ट टर्म डेट में क्रेडिटर्स हो तो वो हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह नहीं। अच्छा देखो हम बिल्कुल एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब समझते हो, वाकई जो सूद दे रहे हो। अब एक बंदा कह रहा है जी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, हमने उसको देने 100 रुपये थे और करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हमने उसको, नहीं डजेंट मैटर। ठीक है जी, हम बात करेंगे सिर्फ सूद की, जेन्युइन सूद की। ठीक है जी। अच्छा जी बढ़े आगे एक स्टेप। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल करते हैं। शाबाश जी। ठीक है जी बेटा, मैं करा देता हूँ मोहम्मद अली जी। मेरे प्यारे बच्चों, पहले बताओ सवाल रीड करने में समझ आ रहा है क्या ये? अच्छा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है जी? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है जी? बिल्कुल सही है बेटा, 9 मिलियन रुपए का टोटल ऐसा कैपिटल है जिसपे कोई ना कोई सूद या डिविडेंड। उसने कहा भैया इसमें डेट और इक्विटी 40 और 60 के रेशो में। बिल्कुल सही जी। 40 और 60 का मतलब इक्विटी इसका 60% है और डेट इसका 40% है। सर डेट पे आपने 10% का रिटर्न देना और इक्विटी पे 5% का ना? नहीं सर, इक्विटी पे आपने 5% का क्या देना है? प्रीमियम देना है। प्रीमियम हम क्या करते हैं? प्रीमियम का क्या मतलब होता है? एडिशनल रिटर्न। प्रीमियम का क्या मतलब है? एडिशनल रिटर्न। कैसे निकाला वैक? कैसे निकाला आपने? पहले 9 मिलियन को डिवाइड कर दिया कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कितना जी? सर आपने कहा जी इसमें इक्विटी है 60 और इसमें डेट है कितना? 40। कितना होता है देखें जी? सर मेरे पास 5.4 मिलियन और 3.6 मिलियन। तो मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, 5.4 मिलियन और 3.6 मिलियन पे कॉस्ट कितनी है जी? मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 10%? नहीं सर, 15% और 3.6 मिलियन पे 10% डिवाइडेड बाय कितना आता है? 13%। ऐसा? ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? ये बात भेजे में बैठी। बड़े कहूँगा कि यार आप सिर्फ घर जा कर ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ,
सिर्फ क्लास का होमवर्क कवर करते जाओ, बस कुछ भी एडिशनल काम नहीं करो। जो मेरी क्लास का काम है, जो होमवर्क है, बस ये मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है जी, आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, एक एडिशनल चीज़ नहीं करनी। मैं आपको इतना काम करा दूंगा कि आपका आखिरी महीना MFA आपको तंग नहीं करेगा। अगर आपने आज भी ये स्ट्रेटजी अपनाई कि यार मैं आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस पेपर का वो लेवल अभी आपने देखा ही नहीं है। जो अभी पास पेपर में आया ना, वो बहुत हल्का लेवल है। लास्ट अटैम्प्ट में उसने थोड़ा सा लेवल ऊपर किया है। ठीक है जी, और मुझे पता है कि इस अटैम्प्ट में वो क्या हाल करेगा। ठीक है जी, क्यों ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सर जब इसका कोर्स तब्दील हो रहा था, अल्लाह को मैं शायद हाजिर नाजिर जान के शायद बना के बात बोल रहा हूँ कि जब ये कोर्स चेंज हो रहा था तो उस वक्त डिस्कशन में भी ये बात आई थी, एग्जाम वाले हमारे सामने बैठे हुए थे कि यार अब एग्जामिनर का हाथ खुला रहेगा। क्यों? अब कोर्स हो गया ज़्यादा, पहले कोर्स था कम। ठीक है जी, पहले कोर्स था बहुत ज़्यादा, अब हो गया कोर्स कम। अब वो मुश्किल चीज़ें पूछ सकता है, और ये उनका राइट भी है कि मुश्किल चीज़ें पूछें, क्योंकि अब तक जिस तरह के पेपर आए ना, उस तरह के पेपर को पास करना आसान था। और अभी हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम पुराने पेपर्स को बेंचमार्क बनाकर आज भी तैयारी उसी हिसाब से करें और कराएं। मैं ये नहीं करूँगा, मेरी इल्तिजा है कि आपने साथ में होमवर्क करना है। आप यकीन करें, मैं अभी यहाँ से घर जाऊँगा, ठीक है जी, खाना वाना खा के मैं बैठ जाऊँगा, 3-3.5 घंटे लगेंगे मुझे FAR 1, कॉस्टिंग, MFA और FAR 2 के 4 होमवर्क बनाने में 4-4.5 घंटे लग जाएंगे। यार उसको उसकी उस पूरी एफर्ट की मल्टीप्लाई बाय 0 वैल्यू है अगर आप उसको ना सॉल्व करो तो उसकी वैल्यू 0 है। मैं आपको आज ये अश्योरेंस दे रहा हूं कि सिर्फ मेरे होमवर्क कर लो, यकीन करो, मैं आपको बता चुका हूं कि माँ बाप की बदवा एक अलग चीज़ है कि वो आपके साथ हो तो आप पेपर पास नहीं कर सकते, अल्लाह ने नसीब में जूते लिखे हो, नहीं होगा। अदरवाइज सर मैं आपको बताऊं, मेहनत के हिसाब से आप फेल नहीं हो सकते। ये मैं आपको आज एश्योरेंस दे रहा हूं। क्यों? मैं होमवर्क के अंदर ये इंश्योर करूंगा कि पुराने लेक्चर्स में पढ़ी हुई चीज़ें भी रिवाइज होती रहें बार बार। ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं। ठीक है जी। दूसरा जी, प्रीमियम लेक्चर लें, लाइव क्लास लें, क्या करें सर, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको बता दिया जी, शायद प्रीमियम लेक्चर सबसे मेच्योर्ड हैं MFA के अंदर। क्यों? मैंने 2 अटैम्प्ट से उसके प्रीमियम डेवलप करना शुरू किए, दूसरा 2 अटैम्प्ट हो चुके, तीसरा अटैम्प्ट है, तो उसके प्रीमियम लेक्चर्स मैं आज से डालना शुरू करूंगा। आज मैं 6-7 लेक्चर्स एक साथ डाल दूंगा। वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लेना, इससे शायद ज़्यादा साफ प्रिंट पे होगा। ठीक है जी। कंटेंट जो है वो एक जैसा ही है, उसके अंदर भी मैंने चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि SATM का पेपर मेरे हिसाब से कैसा बनना है। मैं ये हंश मतलब मैं फील कर रहा हूँ कि SATM का पेपर कैसा होगा। ठीक है जी। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, इस अटैम्प्ट में शायद FAR 2 का एक एवरेज पेपर हो। लास्ट टाइम उसने भी एवरेज पेपर पूछा है, एक रीजनेबल पेपर पूछा है, और वो अब एक कंसिस्टेंटली पूछ रहा है इसी तरह। क्यों? उसका कोर्स सेटल हो चुका है। ये अभी तक इसका कोर्स सेटल नहीं हुआ है, अभी तक इस पर सही से पेपर नहीं है। सर जो बंदा प्रीमियम लेक्चर लेगा, ये होमवर्क प्रीमियम लेक्चर्स में भी अपलोड हो जाया करेंगे। ठीक है जी। प्रीमियम लेक्चर को थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं। देखो मैं फिर एक बात बता दूँ, मैं क्वालिटी कंसिडर करता हूँ कंटेंट को। ठीक है जी, कि आप जब एक चीज़ पढ़ें तो आपसे सारे के सारे सवालात सॉल्व हो रहे हों, आपसे काम हो रहा हो, मैं इसको कहता हूँ क्वालिटी। मैं ये इंश्योर करूँगा कि लाइव क्लास में और प्रीमियम दोनों के अंदर चीज़ें बराबर रहें। ठीक है जी। आप बस सिर्फ एक एहसान करें कि आप जाके जो है वो क्लास का होमवर्क, अच्छा आज जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेट विल हार्डली टेक 35-30 मिनट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। एग्ज़ाम के करीब जाओगे ना, 45 मिनट 50 मिनट तक बात चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप मुझे ये दे दो, एक घंटा आधा घंटा दे दो क्लास के बाद, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, आपका पेपर निकाल दूँगा अल्लाह के हुक्म से। मैं फिर बता दूँ, आपने पुराने रिवाइज नहीं भी करोगे ना, मेरे क्वेश्चंस के अंदर रिवीजन होती जाएगी आपकी। पक्का जी? वादा है जी, ईमानदारी वाला वादा हो। ठीक है जी। देखो मैं चाहता हूँ मैं सब्जेक्ट से ना मतलब करोड़ों रुपए कमाऊँ, और मेरे कमाने में मेरी मेहनत सिर्फ नहीं जाएगी। मतलब अगर ये सारा मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट होता ना, तो मैं आज खुश होता। मसला ये है, मुझे 2000 लोगों को लेके चलना है। अब उस 2000 लोगों में शायद 50% ऐसे हों जो नसीहत पकड़ लेते हों, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी के 50% भी नसीहत पकड़ें इसी अटैम्प्ट में, वो भी नसीहत पकड़ते हैं किसी न किसी स्टेज पे, लेकिन अटैम्प्ट चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो अच्छा, मैं आज से FAR 2 के लेक्चर्स भी डालना शुरू कर दूंगा प्रीमियम में।